नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पुस्तक भारत एक खोज का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है तलाश। हम अध्याय 1 और भूमिका को पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। तलाश यह जो किताब है और जो सारे पाठ हैं, अध्याय हैं, वो नेहरू जी की द्वारा कहे गए हैं। नेहरू जी ने अपनी किताब में डाले हैं। भारत एक खोज नेहरू जी की किताब है और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने अनुभवों को इसमें साझा किया है। तलाश भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। मेरे मन में अर्थात नेहरू जी अपने बारे में कह रहे हैं। इस बीच में मैं बराबर उससे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। आखिर यह भारत क्या है? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ नहीं बचा जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्होंने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस पर पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होगा तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है तो भारत के वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? हमने पद में जाना कि नेहरू जी जनसंख्या के बारे में विचार करते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है भारत की। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं भारत को एक आलोचक के रूप में देखता हूँ। आलोचक अर्थात किसी चीज के बारे में इस तथस्थ होकर टिप्पणी करना कि ये सही है और ये गलत है। दोनों ही पक्षों को देखना, उनको समझना कि क्या एक अंधभक्त की तरह नहीं, एक पश्चिम मित्र की तरह उन्होंने देखा। हम जानते हैं कि नेहरू जी पश्चिम देश से आए थे। फिर भारत में उन्होंने भारत उनके दिल में बसा ही हुआ था, लेकिन भारत को उन्होंने पश्चिम मित्र अर्थात एक तटस्थ के रूप में देखा, एक थर्ड पर्सन की तरह से देखा कि क्या सही है और क्या नहीं, क्योंकि खून में तो भारत बसा है उनके। लेकिन आलोचक की नजर से उन्होंने उन अतीत का विश्लेषण किया, जो अवशेष वो चीजें जो चिन्ह हमारे इतिहास से हमारे पास आए हैं, उनके बारे में विस्तार किया, देखा और सोचा कि अब कितना अंतर आ चुका है। ठीक है, मन में बहुत सी आशंकाएं सर उठा रही थी, यानी कुछ संदेह थे, कुछ दुविधाएं थी। वो चीजें भी वो देख रहे थे, उसे खारिज नहीं कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सभ्य अस्तित्व है भारत का, जो हजारों वर्षों से एक पहचान बनी हुई है, अस्तित्व बनी हुई है, वो ऐसे ही नहीं बन गई है। ठीक है, यह एक विशेष तत्व है। अब वो विशेष तत्व क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है।
साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक पश्चिम और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इनका ठेठ भारतीयता और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। भारत, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संबंध रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया, स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला ही नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्री के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे, अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुक और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिन्हें हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं को याद ताजा किया। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान, जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जाते और काफिले और फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित पूर्ववर्ती पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बर्बस मार्ग बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एक तरह हैं। इन सबसे बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है।